वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ललित कला के बारे में, यानी कि फाइन आर्ट के बारे में। फाइन आर्ट की अगर बात की जाए तो बीए प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप प्रथम सेमेस्टर में बीए के हैं, आपने कला सब्जेक्ट लिया है, यानी कि आर्ट सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट आपको पढ़ना पड़ता है प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत। इसका सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका था, एक बार मैंने डाला था यूट्यूब पर, बाकी मैं फिर से डाल दूंगा। हालांकि आपको पढ़ना क्या है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट यानी कला का इतिहास आपको जानना है। तो कला के इतिहास के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और उनके उत्तर को भी मैं आपको लिखित फॉर्म में स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। महासंग्राम रिवीजन क्लास, जैसा कि आपको पहले से पता होगा, किसी भी सब्जेक्ट की आपने महासंग्राम रिवीजन क्लास अभी तक देखी होगी तो उसमें आपको मज़ा आ गया होगा और संपूर्ण सिलेबस को आपने एक ही वीडियो के माध्यम से कवर किया होगा तीव्र गति से और बारीकी के साथ मैंने उसमें अध्ययन किया है। अब आइए हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ आर्ट से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आएगा यही। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भारतवर्ष के आदि रूप पर टिप्पणी करें। आदि रूप मतलब होता है पुराना रूप। तो भारतवर्ष का आदि रूप की अगर बात करें तो भूगर्भ वेत्ताओं की खोजों के आधार पर अगर देखें, भूगर्भ वेत्ता मतलब जैसे जो पृथ्वी के अंदर खुदाई करने वाले जो विद्वान हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मतलब कि जो पृथ्वी के गर्भ से रिलेटेड जो विद्वान हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तमाम प्रकार की खोजबीन किया करते हैं, ऐसे विद्वानों के खोजों के आधार पर भारत के उपमहाद्वीप का रूप आज जैसा नहीं था पहले, बल्कि केवल दक्षिणी भारत कई द्वीपों का एक समूह था पहले, जो भूगर्भ वेत्ताओं के द्वारा गोंडवाना लैंड के नाम से पुकारा जाता था। पहले पृथ्वी थी और पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी। एक था आपका मतलब कि पृथ्वी जो थी आपकी इस प्रकार से एक पृथ्वी हुआ करती थी पहले, और पृथ्वी में एक पैंथालासा नाम का सागर था और एक पैंजिया नाम का एक प्रकार से भूखंड था। पैंजिया नाम का भूखंड ये था और पैंथालासा सागर, इसके चारों तरफ जो है पैंथालासा सागर फैला हुआ था। फिर क्या हुआ, एक दूसरी आकृति कुछ दिनों के बाद में, कुछ क्या लगभग कई हजार या करोड़ वर्षों के बाद में क्या हुआ कि ये जो पैंजिया था ये दो भागों में टूट जाता है। एक बनता है आपका अंगारा लैंड, एक बनता है गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला बनता है अंगारा लैंड, ठीक है, जिसको लारेसिया भी कहते हैं, और नीचे वाला बनता है गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच वाला ये सागर बीच का बसता है, इसी बीच के सागर को टेथीज सागर कहते थे। ये बात ध्यान रखेंगे, किस क्या कहते थे इसको, टेथीज सागर कहते थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जितने भी नीचे के महाद्वीपों का निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड के द्वीपों से, मतलब गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ, और अंगारा लैंड के टूटने से जो ऊपरी महाद्वीप है विषुवत रेखा के, उनका निर्माण हुआ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं जियोग्राफी में, अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी में आपको जैसे यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर आपका यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड पड़ता है, और आप यहीं पर देखते हैं एशिया महाद्वीप का जितना भाग है सब ऊपरी भाग जो पूरा का पूरा है वो आपका उसी में पड़ता है, ठीक है। अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर दक्षिणी भारत का कुछ हिस्सा है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जितने दक्षिण के हिस्से आपको मिलेंगे ज़मीन वाले, वो गोंडवाना लैंड के टूटने से या गोंडवाना लैंड के विखंडन के परिणाम स्वरूप वो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड जो बना है वो अंगारा लैंड से जो बने हैं वो अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है, संपूर्ण हिस्सा है, 90% हिस्सा एशिया महाद्वीप का अंगारा लैंड का बना हुआ है, और जो 10% का हिस्सा जो महाद्वीप का बना हुआ है गोंडवाना लैंड का, वो दक्षिणी भारत जो है अपना यही बना हुआ है, ठीक है। दक्षिणी भारत जो है चूंकि अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके और बहते बहते आया और उत्तरी भारत से टकराया, और इस प्रकार से टकराने के परिणाम स्वरूप एक पर्वत का भी निर्माण हुआ जिसको हिमालय के नाम से हम और आप जानते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो गोंडवाना लैंड के नाम से पुकारा गया है। यह प्रायद्वीप दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका तक फैला हुआ था। गोंडवाना लैंड जो था इन सब द्वीपों से प्राप्त असमीभूत वनस्पति और पशुओं के अवशेषों या जो फासिल्स हैं उनमें साम्य साम्य मतलब होता है समानता दिखाई पड़ती, चूंकि ये गोंडवाना लैंड से ही एक ही हिस्से से टूटे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी भारत, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन सभी में आप देखेंगे समानता प्राप्त होती है। तो ये था आपका आदि रूप भारत का, भारतवर्ष का, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, हरनी हरण पर टिप्पणी करें। हरनी हरण पर टिप्पणी करें
तो हरनी हरन की अगर बात करें तो 1883 ईस्वी में कार्लाइल ने इस क्षेत्र के गुफा चित्रों का विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में दिया था। मिर्जापुर क्षेत्र के विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी हरन एक गांव पड़ता है और यहाँ पर हरनी हरन गुफा में कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। उसी गांव में एक गुफा है हरनी हरन नाम की, चूंकि गांव का नाम हरनी हरन है इसीलिए वहाँ पर हरनी हरन गुफा उस गुफा को बोला गया। वहाँ से कई चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक गैंडे का शिकार करते हुए या आखेट करते हुए जो शिकारी हैं उनका रोचक चित्र भी प्राप्त हुआ यहीं से। इसी प्रकार के कुछ आखेट चित्र विजयगढ़ के दुर्ग के समीप घोड़ मगर गुफा तथा परगना में भी प्राप्त हुए हैं। यह चित्र गुफाएं उत्तर भारत मतलब उत्तर पाषाण युग की प्रतीत होती है, परंतु जब काकबर्न महोदय की अगर बात करें तो उन्होंने हरनी हरन गुफा के चित्रों को बहुत परवर्ती मान करके उनका समय ईसवी शताब्दी तक माना है कि ईसवी शताब्दी के ये जो गुफा के चित्र हैं वो हैं। इन गुफाओं में जादू टोने के प्रचलन के चिन्ह अंकित किए गए हैं और यहाँ प्राचीन हथियार तथा अन्य यंत्र भी प्राप्त हुए हैं। हरनी हरन गुफा के चित्रों में आखेटकों यानी शिकारियों की प्रहार करती हुई मुद्राएं तथा पशु के सींगों के ऊपर उछले निरस्त्र आखेटों की नाटकीय स्थिति का रोचक चित्रण भी आपको वहाँ पर मिलेगा चित्रों में। तो ये एक प्रकार से हरनी हरन एक गुफा चित्र है जिसके बारे में मैंने आपको बताया 1833 में कार्लाइल महोदय ने इस क्षेत्र की गुफा का खोज किया था जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसके बारे में बताया। तो ये हरनी हरन गुफा के बारे में मैंने बताया। मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी हरन एक गांव है, वहीं पर आपको ये गुफा मिलेगी, वहीं पर ये चित्र आपको मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, चित्रकला की परिभाषा दीजिए। चित्रकला किसे कहते हैं? तो किसी समतल धरातल जैसे कि भित्ति, कास्ट फलक यानी लकड़ी का जो फलक होता है उस पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना जो होता है वही चित्र होता है। लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित करके किसी रूप का आभास करवाना, किसके माध्यम से? रंग और रेखाओं की सहायता से। किस पर? कास्ट के फलक या किसी भित्ति पर या किसी समतल धरातल पर जब ऐसा किया जाता है रंग और रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित करके उसको एक रूप जो है दिया जाता है तो वही चित्रकला कहती है। ठीक है, या वही चित्रकला कहलाती है। क्लियर? आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है जोगी मारा की गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं? जोगी मारा गुफा के बारे में बताएं। तो वैसे ये गुफा जो है इसकी अगर बात करें, जोगी मारा गुफाएं मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम, जहां से नर्मदा नदी निकलती है उसी स्थान पर स्थित है जोगी मारा की गुफाएं। मध्य प्रदेश राज्य में है, सरगुजा रियासत में पड़ती हैं जोगी मारा की गुफाएं। अमरनाथ नामक स्थान है, उसी वहीं पर नर्मदा नदी निकलती है वहीं से, और वहीं पर आपको जोगी मारा की गुफाएं मिल जाएंगी। यह तीर्थ स्थान रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है जोगी मारा, और वे गुफाएं जो हैं जोगी मारा की 10 फीट लंबी हैं, 6 फीट चौड़ी हैं और 6 फीट ऊंची हैं। आप देखेंगे 6 फीट चौड़ी गुफाएं, 6 फीट ऊंची हैं और इसके अलावा 6 फीट लंबी भी गुफाएं हैं। तो इस तरीके से गुफाओं का आकार बड़ा है। इनके द्वार बहुत छोटे हैं। किसी ने इस गुफा को दोबारा से बनाने का प्रयास किया था जो कि असफल रहा। चित्रों पर दूसरी रेखाएं तथा रंग अलग चमकते हैं जिसके कारण जो इन चित्रों की मौलिकता थी वह नष्ट प्राय हो गई है। मतलब कि ये इस पर दोबारा से कुछ चीज़ें करी गई, दोबारा इस गुफा को बनाने का इन पर चित्रकारी करने का प्रयास किया गया था, जिस कारण से जो इसकी मौलिकता थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर पशु पक्षी, मानव की आकृतियाँ, फूल, इन सभी का चित्र आपको मिल जाएगा जोगी मारा की गुफाओं में। और अधिकतर चित्र जो हैं काले और लाल सफ़ेद रंग के आपको मिलेंगे। काले, लाल और सफ़ेद रंग के आपको अधिकतर चित्र जो होंगे यहाँ पर मिलेंगे जोगी मारा की गुफाओं में। तो ये जोगी मारा की गुफाएं हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जोगी मारा की गुफा। अगला प्रश्न है जोगी मारा की गुफा। ये भी तो सरगुजा रियासत की जोगी मारा गुफा के उपलब्ध भित्ति चित्रों से भारतीय चित्रकला के प्रमाणिक इतिहास का आरंभ होता है। इस गुफा के उपलब्ध लेख का अध्ययन करने पर डॉक्टर ब्लॉक आदि पुरातत्व जो वेत्ता थे एवं कलाविद, इतिहासकार सभी लोगों ने इन भित्ति चित्रों का निर्माण काल 300 ईसा पूर्व या इसके आसपास निर्धारित किया है।
इसी गुफा के पार्श्व में स्थित सीता बोंगा गुफा के संबंध में भी कहा जाता है कि वह या तो प्रेक्षागार थी या कोई मंदिर। इस गुफा में भी कुछ चित्र मिले हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय जो है बौद्ध धर्म है, किंतु कुछ चित्र जैन धर्म से भी संबंधित बताए जाते हैं। तो ये जोगीमारा की गुफाएं जो सरगुजा रियासत की हैं वो, और ये मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप जान लीजिए। जोगीमारा गुफाओं से रिलेटेड उसकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। देखें, जोगीमारा गुफा बड़ी फेमस गुफा है और यहीं से भारतीय चित्रकारी की शुरुआत आप मान सकते हो एक तरीके से। अगर देखें तो जोगीमारा के चित्रों की विशेषताएं बताएं। जोगीमारा गुफा के चित्रों की विशेषताओं की अगर बात करें तो इन चित्रों की बौनों जैसी आकृतियों की बनावट है, तथा शैली भारोहतु शैली की मूर्तियों से मिलती जुलती आपको प्रतीत होंगी। सांची की मूर्ति शैली का इन चित्रों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जैसे सांची में आपको मूर्तियां मिलती हैं, चित्रकला, उसी का प्रभाव आपको यहाँ पर मिलेगा इन चित्रकारी पर। और मूर्ति शैली का जो सांची की है उसका चित्र मतलब इन चित्रों पर प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। इस कारण इसको स्मिथ महोदय ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का माना है। चित्रों को चूने के पुते सफ़ेद धरातल पर बनाया गया है और इन चित्रों में काले हरा फल से बने वानस्पतिक रंग और लाल पीले एवं सफ़ेद खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों की सीमा रेखाएं लाल रंग से बनाई गई हैं। सीमा रेखा मतलब कि इस तरीके से जो सीमा रेखाएं ये लाल कलर की हैं, ठीक है, बॉर्डर इसका। इसके बाद में इसका धरातल सफ़ेद चूने से रंगा गया और इसी पर चित्रकारी करी गई है। काले और हरे जो है फल के तरीके से वनस्पतियों के जैसे, और लाल पीले और सफ़ेद खनिज रंगों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। आकृतियों की आँख सफ़ेद और काले और बाल जो हैं काले रंग के बनाए गए हैं। आँख सफ़ेद और काले रंग से और बाल जो है काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों के विभाजन के लिए बनाए गए हाशिए में पीले रंग का प्रयोग किया गया। जैसे चित्रों को अगर बांटना है तो इस तरीके से उसी में पीले रंग से एक प्रकार से आकृति बना करके उसको बांट दिया गया है। तो इस तरीके से ये गुफाओं की कुछ विशेषताएं थी। किसकी? जोगीमारा की गुफाएं, जो कि सरगुजा रियासत में है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये थी जोगीमारा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। गुफा संख्या 4, नासिक गुफा में गुफा संख्या 4 के बारे में बताएं, उस पर टिप्पणी करें। गुफा संख्या 4 की बात की जाए तो गुफा संख्या 4 बहुत नष्ट हो चुकी है वर्तमान में। काफ़ी गहराई तक पानी से भरी हुई है ये। फ्रिज काफ़ी ऊंची है, मतलब ऊंचाई पर है फ्रिज, और इसे रेल पैटर्न के साथ उकेरा गया है। बरामदे में ईंटे के बीच 2 अष्टकोणीय स्तंभ हैं जिसमें घंटी के आकार की राजधानियां हैं, जो छोटे चालकों और महिला सवारों के साथ हाथियों से ऊपर हैं। गुफा में जाने के लिए एक सादा द्वार और 2 जालीदार खिड़कियां भी हैं, लेकिन उनमें से केवल सिर ही रह गए हैं। मतलब बाकी सब नष्ट हो चुका है। असमान ऊंचाई और निचले हिस्से में छेनी के निशान जाहिर तौर पर हाल ही में, ऐसा लगता है कि जैसे इस गुफा के फर्श को इसके नीचे एक हौज में काट दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल जब गुफा को मठ के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था तो फर्श के नीचे पानी के कुंड के टूटने से ऐसा लगता है कि यह गड्ढा बनाने के लिए फर्श को काफ़ी काट दिया गया है। ऐसा कई मामलों में किया गया है। इस गुफा में कोई शिलालेख आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो मूर्तियाँ या फिर जो चित्रकारी मिली है उसके केवल सर बचे हैं, बाकी सारी शरीर जो है वो नष्ट हो चुकी है। तो इस तरीके की ये गुफा नंबर संख्या 4 है नासिक की। आगे देखिएगा, नासिक की गुफा संख्या 6, 7, 8 पर टिप्पणी करें। तो गुफा नंबर 6 की बात करें तो दान करने के लिए एक व्यापारी द्वारा संघ को समर्पण करने का उल्लेख एक शिलालेख में यहाँ पर है। गुफा नंबर 7 में एक शिलालेख बताता है कि यह तपस्विनी नामक एक महिला तपस्वी के द्वारा संघ को एक उपहार है। गुफा नंबर 8 जो है उसमें 2 शिलालेख बताते हैं कि गुफा एक मछुआरे यानी कि मुगुदास के द्वारा एक उपहार है। तो ये नासिक की गुफा 6, 7 और 8 के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी जो कि मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नासिक की गुफा संख्या 10 पर लेख लिखिए। गुफा संख्या 10 की अगर बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा बिहार है ये गुफा संख्या 10। इसमें नहपान के परिवार के 6 शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। 6 स्तंभों उनमें से 2 संलग्न में गुफा संख्या 3 की तुलना में अधिक सुंदर घंटी के आकार की राजधानियां हैं और उनके आधार कार्ले गुफाओं के चैत्य की शैली में है। और उसमें जुन्नार में ग्रेनेसा लीना के बगल में है। फ्रीज भी जो कि नंबर 4 और 9 जो नंबर की जो गुफा है उसके बीच अन्य छोटी गुफाओं पर बने रहते हैं को साधारण रेल पैटर्न के साथ उकेरा गया है। बरामदे के प्रत्येक छोर पर एक कक्ष है जिसे दख मित्र राजा रात्र छत्रप नहपान की बेटी और दिनका के पुत्र ऊसोदात की पत्नी के द्वारा दान किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये गुफा संख्या 10 के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है बाघ गुफा। बाघ गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं? भित्ति चित्रों का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है बाघ की गुफाएं। इन चित्रों में कला तथा कविता का अपूर्व संयोग हुआ है। बाघ की ये गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत बिंद पर्वत श्रेणी के उस भाग में स्थित हैं जहां आज घोर जंगल यानी बड़ा विशाल जंगल और भीलों की बस्ती है। ये गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से रिलेटेड हैं। शिल्प और कला का यह भव्य कला संगम आज से लगभग 1500 वर्ष पहले निर्मित हुआ था, ऐसा माना जाता है। बाघ की इन गुफाओं की संख्या 9 है। उनमें से 7वीं 8वीं 9वीं गुफा ध्वस्त हो चुकी है। इन गुफाओं में प्रकृति मानव और पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ही भव्य है। पेड़ पौधे फल फूल पत्र और लताएं इन सभी के चित्रण प्रकृति के निसर्ग सुंदर रूप को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। उनमें रंग तथा रेखाओं की सजीवता दर्शनीय है, देखने लायक है। पक्षियों के चित्र बाघ की विशिष्ट कलाथाती है। सुक सारिका कुक्कुट कलहंस कोकिल मयूर सारस चकोर सभी पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण आपको देखने को मिलेगा बाघ गुफा में। इसके अलावा बाघ की चित्रावली में हाथी और बैलों का भी चित्रण किया गया है। हाथी मांगल्य का और बैल धरती की समृद्धि का सूचक है, इस दृष्टि से इसको बनाया गया है। तो ये है बाघ गुफा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। बादामी गुफा। बादामी गुफा के बारे में बताएं। बादामी गुफा की बात करें तो ये मुंबई के समीप आईहोल नामक स्थान के निकट बादामी की गुफाएं जो हैं वो स्थित हैं। वर्तमान में ये यहीं पर हैं, मुंबई के समीप आईहोल नामक स्थान के निकट। यहाँ 4 गुफाएं मिलती हैं जो कि चालुक्य राजाओं के समय में बनी थी। और बादामी गुफा इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बादामी के चालुक्यों के द्वारा ये बनवाई गई थी। इन गुफा मंदिरों के भित्ति चित्र अपने युग के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन चित्रों में नारी सौंदर्य का अंकन उच्च कोटि का किया गया है। तो ये है बादामी गुफा के बारे में कुछ बातें। आगे देखिएगा, बादामी गुफा में किस प्रकार का चित्रण किया गया है। बादामी गुफा की बात की जाए तो मुंबई के अईहोल नामक स्थान के पास बादामी की गुफाएं स्थित हैं। और ये गुफा मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाए हैं। ये गुफाएं शैव धर्म से रिलेटेड हैं और इनका निर्माण 578 ईस्वी में राजा कीर्ति वर्मन के समय में हुआ था। ठीक है, और इसमें एक नटराज का चित्र है बादामी की गुफा में, जिसमें नटराज जो है नृत्य कर रहे हैं। दूसरे चित्र में एक स्त्री किसी की याद में बिराकुल है। एक चित्र में राजा रानी सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा नृत्य हो रहा है। इन गुफाओं में एक चंवर चंवर मतलब समझ रहे हैं, जो राजा के जो गद्दी होती है उसके बगल में आप देखते हैं 2 स्त्रियां खड़ी होती हैं, आपने देखा होगा। तो वो एक जो है इसे पंखा करती रहती हैं, तो उसी को चंवर डुलाना, तो वो चंवर होता है जिसको डुलाया करती हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया कि उस गुफा में एक चंवर झुलाती हुई सुंदर स्त्री भी बनी हुई है। तो ये बादामी की गुफा का कुछ चित्रात्मक शैली जो थी, जो मैंने आपको बताई कि कैसे चित्र हैं वहाँ के। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अष्टाध्यायी व नाट्य शास्त्र पर लेख लिखें। अष्टाध्यायी की अगर बात करें तो अष्टाध्यायी जो है ये किसकी है, पाणिनि ने लिखा है इसको। अष्टाध्यायी में पशु पक्षी पुष्प वृक्ष पर्वत नदी आदि के चित्रित
करने की विधि का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में शिल्प को चारु और कारु दो नाम दिए गए हैं। शिल्प को चारु ललित कला के लिए और कारु उपयोगी कला के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसमें ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की बात की तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है और नाट्य शास्त्र में कलाओं का व्यापक रूप से वर्णन किया है भरत मुनि जी ने। कला शब्द सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में प्रयुक्त हुआ है नाट्य शास्त्र में। रंगों के द्वारा भाव प्रदर्शन की चर्चा इस ग्रंथ में मिलती है और वो एक कला का नमूना प्रस्तुत करती है। तो कला का सर्वाधिक मतलब सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक रचना में हुआ है। अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जोगी मारा गुफा के चित्र के कितने भाग हैं? तो जोगी मारा गुफा के चित्र की अगर बात करें तो स्वर्गीय आसित कुमार हालदर ने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है। कुछ लेखकों ने 7वें चित्र को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार उन्होंने 8 चित्र माने हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने 7 ही माने हैं। यह चित्र एकेंद्रिक वृत्तों से मतलब कि एकेंद्रिक वृत्तों में बनाए गए हैं, मतलब वृत्त में बनाए गए हैं ये चित्र। और सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में जोगी मारा की गुफा में छतों पर बने चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं और भित्ति चित्रों के निर्माण तकनीकी का श्री गणेश यानी शुरुआत नवीन अध्याय इसी गुफा में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? जोगी मारा की गुफा में। तो जोगी मारा गुफा के कितने भाग आपको देखने हैं भाई? जोगी मारा की गुफा में आपको जो है 7 या 8 चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और जोगी मारा गुफाएं कहाँ पर हैं? सरगुजा रियासत में स्थित हैं, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न है 15 नंबर, नासिक की गुफा संख्या 1 पर टिप्पणी कीजिए। नासिक की गुफा संख्या 1 पर टिप्पणी कीजिए। तो गुफा क्रमांक 1 की बात की जाए तो इसके सामने की ओर अलंकृत अलंकार को छोड़ करके इस गुफा का कोई भी भाग समाप्त नहीं हुआ है। यह एक विहार के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें मतलब यहाँ पर जिसमें एक संकीर्ण बरामदे के सामने 4 स्तंभों के बीच स्तंभ है, लेकिन वे सभी बाएं वर्ग के हैं। बरामदे के हर छोर पर एक सेल शुरू कर दी गई है। सामने की दीवार को हाल ही में आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। इस गुफा में कोई शिलालेख मौजूद नहीं है। यह नासिक की गुफा संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सित्तन वासल गुफा के बारे में बताएं। सित्तन वासल गुफा की अगर बात की जाए तो सित्तन वासल की गुफा में भी भित्ति चित्र उपलब्ध हुए हैं। यह स्थान मद्रास के तंजौर के निकट स्थित है। सित्तनवाला की गुफाएं जहाँ स्थित हैं वो तंजौर के निकट है, मद्रास में है तंजौर। सित्तन वासल की गुफाओं का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम के द्वारा करवाया गया था और उनके पुत्र नरसिंह वर्मा दोनों ने मिलकर के करवाया था। दोनों का स्थिति काल 600 से लेकर के 650 ईस्वी रहा है और इसी समय में ये सित्तन वासल की गुफाओं का निर्माण हुआ। यद्यपि ये गुफाएं जीर्ण और ध्वस्ता अवस्था में है, मतलब खत्म होने की अवस्था में बहुत पुरानी हो चुकी हैं, फिर भी जिन चित्रों के अवशेष सुरक्षित रह पाए हैं उनको देख करके सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उच्च कोटि के थे और उनकी शैली अजंता के समान है। उनमें भाव अभिव्यंजन की मुद्राएं आकर्षक हैं और इन चित्रों में कुछ चित्र जैन धर्म से रिलेटेड हैं सित्तन वासल गुफाओं के। ठीक है, सित्तन वासल पर टिप्पणी कीजिए। सित्तन वासल की अगर बात की जाए तो स्थान मद्रास में तंजौर के पास जो है पुद्दुकोटा के निकट स्थित है। पल्लव के राजा महेंद्र वर्मन और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने मिल करके इस गुफा का निर्माण करवाया था 600 से लेकर के 650 ईस्वी के आसपास। ये गुफाएं जैन धर्म से रिलेटेड हैं और इसमें एक चित्र तालाब का भी है जिसमें कमल खिले हुए हैं और इसके बीच में 3 देवताओं के चित्र आपको मिलेंगे तालाब के, और तीनों देवताओं में एक गहरा पीला और 2 गहरे लाल रंग के जो है रंग से रंगे गए हैं। स्तंभों पर कमल तथा नर्तकियों का चित्र छापा गया है, मतलब बनाया गया है। एक चित्र में एक युगल है जो कि राजा महेंद्र वर्मन और उनकी रानी का माना जाता है कि भाई जो युगल माने कि राजा और रानी का चित्र जो है एक स्तंभ में आपको मिलेगा इस चित्र में। और यही एक अर्धनारीश्वर का चित्र है जिसकी शैली अजंता व बाघ के जो गुफा लेख है उसके जैसी मिलती है। एक चित्र में हाथ में कमल लिए गंधर्व का चित्र है। एक रतन जड़ित आभूषण पहने हुए अप्सरा का चित्र भी बनाया गया है जो कि अत्यंत मनमोहक है, बड़ी सुंदर है। और इन गुफाओं के चित्र अजंता व बाघ गुफा से मिलते जुलते हैं।
कहाँ के, तो सित्तन बासल गुफा के। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन से 18 नंबर, एलोरा पर टिप्पणी करें। एलोरा की गुफाओं के बारे में कुछ बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एलोरा की गुफाओं के बारे में कुछ बातें बताएं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। एलोरा की गुफाओं की अगर बात की जाए तो एलोरा जो है यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर तथा अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ एक पूरी पहाड़ी काट करके अद्वितीय मंदिरों में परिणित कर दी गई है इस पहाड़ी को। ये मंदिर 1 मील तक फैले हुए हैं। यहाँ मंदिरों में 3 समूह हैं। पहला समूह बौद्ध मंदिरों का है, ये मंदिर संख्या में 12 है। दूसरा समूह ब्राह्मण धर्म का है, यानी कि हिंदू धर्म का, जिसमें 17 मंदिर हैं, तथा अंतिम जैन धर्म का है जिसमें 5 मंदिर हैं। और अधिकतर यहाँ के चित्र नष्ट हो चुके हैं जो अजंता से निम्न स्तर के हैं, मतलब अजंता से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अजंता से निम्न स्तर के चित्र आपको एलोरा के मिलेंगे, परंतु जो भी चित्र यहाँ पर बचे हुए हैं विशेषता वो रखते हैं अपने में। और ये चित्र 8वीं से 10वीं शताब्दी, मतलब 10वीं शताब्दी तक के माने जाते हैं। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने बनवाया था और ये सभी मंदिर 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के निर्मित हुए बताए जाते हैं। तो ये सब एलोरा में ही स्थित हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। एलोरा के चित्रों की विशेषताएं बताएं। एलोरा के चित्रों की विशेषताओं की बात की तो सबसे पहली विशेषता ये है कि एलोरा में 2 प्रकार के चित्र आपको मिलेंगे। एक तो बिल्कुल अजंता शैली से मिलते जुलते और दूसरे चित्रों में ह्रास के दर्शन होते हैं। ह्रास मतलब बहुत कमियों के, जैसे कि एकदम से उससे कमी आपको, मतलब कि उससे उतनी क्वालिटी के नहीं जितने अजंता के हैं। ठीक है, कमल सरोवर में हाथी और इंद्र सभा में चित्रित दिव्य आकृतियां बहुत सुंदर हैं, अजंता के ही स्तर की प्रतीत होती हैं। परंतु आप दूसरे चित्रों को अगर देखें, गरुड़ पर आरूढ़ वैष्णवी में हमें अभ्रंश शैली के दर्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। अभ्रंश जब भांसा चलती थी उस समय जैसे चित्र बनते थे अभ्रंश में, तो उस प्रकार के चित्र बनाए गए। दूसरा विशेषता ये है एलोरा की कि एलोरा के चित्रों की दूसरी विशेषता यह है कि आकृतियों का अलंकरण भी 2 प्रकार का है। एक तो बहुत सुंदर और वहीं दूसरा अभ्रंश शैली है। अभ्रंश शैली मतलब होता है कि भ्रष्ट, मतलब एकदम से खराब टाइप का, या सुंदर एक दूसरा और दूसरा विलोम उसका अभ्रंश होता है। अभ्रंश मतलब एकदम से टूटी फूटी शैली या बेकार शैली। ठीक है, बादल रुई के ढेर से लगते हैं इसमें, तीसरी विशेषता, और यद्यपि उन्हें रेखाओं के द्वारा बांधा गया है। तो ये, इसके अलावा अभ्रंश शैली का प्रारंभ यहीं से होता है जो है चित्रकला में एलोरा के चित्रों से। आगे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए, सिगरिया की गुफा। सिगरिया की गुफा की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के फैलाने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बौद्ध भिक्षु एवं कलाकार जो थे वो सुदूर पूर्व तथा दक्षिण की ओर गए थे। लंका में भी अजंता की चित्रकला इसी रूप में आपको मिलेगी और पहुंची है इसी तरीके से, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार लोग अलग अलग देशों में जाकर के करते थे और उसी में से श्रीलंका में भारत से यहाँ पर आप गए थे प्रचार करने के लिए। तो वहाँ सिगरिया, मतलब कि सिगरिया में इन बौद्ध कलाकारों ने सुंदर चित्रों का निर्माण किया। बाद में लंका की सरकार ने इन चित्रों का संरक्षण किया और यहाँ एक 600 फीट ऊंची पहाड़ी है जिसमें गुफाओं का निर्माण राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था। लगभग 5वीं शताब्दी में इन चित्रों की सुरक्षा का प्रबंध 1895 से हुआ और ये 6 गुफाएं हैं, परंतु चित्र केवल 4 बचे हैं यहाँ पर सिगरिया में, जिनमें विशेष चित्र केवल 2 गुफाओं में ही आपको मिलेंगे। उन्हें बीसेंट स्मिथ ने ए तथा बी नाम दिया है। यहाँ पर ए कक्ष में 5 तथा बी कक्ष में 17 चित्र मिले हैं जो कि स्त्रियों के हैं। तो ये है सिगरिया की गुफा के चित्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपका, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में बताएं तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर से पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए खास करके विख्यात है मुंबई। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये गुफाएं मुंबई से लगभग एलिफेंटा की लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटक का एक बड़ा आकर्षक केंद्र रहा है।
एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय के बने हुए प्रतीत होते हैं, और एलिफेंटा की पहाड़ी में शैलोत्कीर्ण यानी कि पहाड़ मतलब पत्थरों पर उत्कीर्ण करके उमा महेश गुहा मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया है था, ऐसा प्रतीत होता है। तो एलिफेंटा की गुफाओं से रिलेटेड ये बातें। अच्छा, एलिफेंटा की गुफा बड़ी फेमस गुफा है। तो ये गुफा किस टापू पर स्थित है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो एलिफेंटा की जो गुफा है, ये बम्बई से दक्षिण पश्चिम में स्थित एक टापू है, उसी पर स्थित है। और पहले उस नगरी का नाम धारा नगरी हुआ करता था, परंतु पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़े पत्थर की हाथी की मूर्ति थी। जो बड़े पत्थर की हाथी की मूर्ति थी, वह अब प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम लंदन में, सॉरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में रखी हुई है। वो हाथी की मूर्ति, जो बड़ी हाथी की मूर्ति थी, इसीलिए एलिफेंटा नाम इसको दे दिया था पुर्तगालियों ने। एलिफेंटा तक पहुंचने के लिए बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया से मोटर बोट में बैठ करके जाना पड़ता है, और यह रास्ता लगभग 2 घंटे में पूरा होता है। तो आप जा करके फिर उसको देख पाएंगे। तो एलिफेंटा वो चीज़ है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाओं में आपको पहुंचने के लिए लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। ये टापू पर स्थित है, समुद्र के बीच में। आगे देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न है, मुंबई के पास घारपुरी द्वीप में स्थित गुफाएं किस भगवान को समर्पित हैं? तो मुंबई के पास घारपुरी द्वीप में स्थित यह गुफाएं भगवान शंकर को समर्पित हैं। इन गुफाओं में भगवान शंकर की तमाम प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ भगवान शिव के तीनों रूपों का वर्णन करती हुई मूर्तियां स्थापित हैं। कैलाश पर शिव पार्वती, नटेश्वर और अर्धनारीश्वर, महेश मूर्ति शिव पार्वती परिणय, कैलाशधारी रावण और भैरव, इन सभी की प्रतिमाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो है घारपुरी द्वीप में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, एलिफेंटा गुफा के मुख्य रोचक तथ्य बताएं। एलिफेंटा गुफा के मुख्य रोचक तथ्य की अगर बात करें, तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें से महेश मूर्ति गुफा प्रमुख गुफा मानी जाती है। एलिफेंटा की कुल 7 गुफाओं में 5 गुफा हिंदू और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। महेश मूर्ति गुफा हिंदू गुफाओं में सबसे प्रमुख गुफा है, जिसमें बने 26 खंभों में भगवान शंकर के अलग अलग रूपों को बेहद शानदार ढंग से उकेरा गया है। और एलिफेंटा गुफा की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ हिंदू धर्म के कई अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली एलिफेंटा गुफा में स्थित मंदिर पहाड़ियों को काट करके बनाए गए हैं। सबसे रोचक बात तो ये है। तो ये थी कुछ रोचक बातें एलिफेंटा गुफा की, जो आपको जानकारी हुई। आगे देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की 2 विशेषताएं बताएं। एलिफेंटा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे विशाल और पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है, और इस मूर्ति में भगवान शिव के तीनों रूपों का बेहद उत्कृष्ट तरीके से चित्रण किया गया है। यह विशाल त्रिमूर्ति करीब आप देखेंगे 23 या 24 फीट लंबी, 17 फीट ऊंची मूर्ति आपको मिलेगी भगवान शंकर की। तो ये इसीलिए बड़ी फेमस है, पहले रोचक तथ्य। दूसरा रोचक तथ्य ये है कि एलिफेंटा गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 तरफ से खुले सिरे हैं, और इनके मतलब इसके पिछली ओर 27 मीटर चौकोर स्थान है, और इसे 6 खंभों के सहारे पर बनाया गया है। तो ये एक रोचक तथ्य है। एलिफेंटा की गुफाओं के पर्वत मतलब एलिफेंटा की गुफाएं किस पर्वत पर स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाओं के पर्वत पर भगवान शिव मतलब कि उस पर्वत पर क्या स्थित है? तो उस पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति भी है, और मंदिर में एक बड़ा हॉल है जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियों के खंड विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं। इस गुफा में शिल्प कला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण और द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने अंधकारी मूर्ति, नटराज शिव, इन सभी की मूर्तियां या छवियां आपको दिखाई देंगी एलिफेंटा की गुफा के अंदर। एलिफेंटा में भगवान शंकर के कई रूपों को आप देखेंगे, कई लीलाधारी या लीलारूपी मूर्तिकारी एलोरा
लीला रूपों की मूर्तिकारी आपको दिखेगी। एलोरा और अजंता की मूर्तिकला के समकक्ष ही है। और एलिफेंटा की गुफाएं चट्टानों को काट करके मूर्तियां बनाई गई। सबसे मज़ेदार बात यह है, इस गुफा के बाहर बहुत ही मजबूत चट्टान भी है। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर भी है जिसके भीतर गुफा बनी हुई है। एलिफेंटा की गुफाओं से हर 30 मिनट के बाद एक नाव जाती है जो केवल सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे के बीच ही चलती है। अपोलो वंडर से एलिफेंटा के बीच नाव चलने का समय दोपहर के 1 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच वापस आती है। तो ये जाने की टाइमिंग, आने जाने की टाइमिंग थी। तो इस तरीके से फेमस है और बहुत ही फेमस है और आकर्षण का केंद्र है। और खास करके आप देखेंगे तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये बड़ी फेमस हैं और पर्यटक का केंद्र जो है बनी हुई हैं। और आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टेम्पल केव्स किसे कहते हैं? टेम्पल केव्स की अगर बात करें तो एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के कारण इन्हें टेम्पल केव्स कहा जाता है। और यहाँ पर शिव पार्वती के विवाह समेत रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने वाले एवं शिव के नटराज रूप का बेहद आकर्षक चित्रण किया गया है। यही है टेम्पल केव्स। ठीक है, टेम्पल केव्स का मतलब क्या होता है? भगवान शिव के तमाम रूपों का वर्णन किया गया है और उसी को टेम्पल केव्स कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, किस गुफा को विश्व विरासत घोषित किया गया है? तो अपनी अद्भुत शिल्पकारी और ऐतिहासिक महत्व की वजह से साल 1987 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व की विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। और वही इस गुफा में गेटवे ऑफ इंडिया से बोट के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में एलिफेंटा की गुफा की देखरेख भारत की पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जा रही है। तो ये सबसे ज़बरदस्त गुफा विश्व विरासत घोषित कर दिया गया इस गुफा को 1987 में। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चित्रकला के उद्गम पर लघु टिप्पणी कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताएंगे। चित्रकला के उद्गम पर लघु टिप्पणी करें। तो चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना मानव का इतिहास कहा जा सकता है। क्योंकि मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में नेत्रोन्मीलन किया होगा, प्रकृति की गोद में आया होगा, मनुष्य की उत्पत्ति जिस समय हुई होगी उस समय से ही उसने निर्माण के तारतम्य से अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की चेष्टा की। और इस निर्माण के कार्य फलस्वरूप उसने ऐसी कृतियों को का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। इसी समय से मनुष्य की ललित भावना भी जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों की यंत्रों तथा तूलिका से बनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों की रूप से गुहाओं यानी गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। उसके जीवन की कोमलतम भावनाएं, संघर्ष में जीवन की सजीव झांकियां आदिमानव की कलाकृतियों के रूप में आज भी सुरक्षित हैं। आदिकाल से आज तक मनुष्य रेखा तथा आकार, तक्षण तथा कर्षण के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता चला आ रहा है। मानव ने रेखा और आकार के माध्यम से अपनी प्रगति, आत्मा और युग का सदैव स्वागत और चित्रांकन किया। इन असंख्य चित्राकृतियों के आधार पर चित्रकला की आज एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हो चुकी है। तो इस तरीके से चित्रकला का इतिहास रहा, जब से मनुष्य जन्म लिया है उसके बाद में मनुष्य अपने जो भाव भंगिमा है उसको प्रदर्शित करने के लिए चित्रों का सहारा लेता आया है। चित्रकारी बहुत प्राचीन है। 30वां प्रश्न आप देखेंगे, कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ले की चट्टानों को काट करके बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। यह लोनावाला में 11 किलोमीटर दूर है। लोनावाला से 11 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किया गया था, ये अनुमान लगाया जाता है। और अनुमान है कि सबसे पुरानी गुफा का निर्माण 160 ईसा पूर्व में किया गया था। यह अरब सागर से दक्कन के पठार जाने वाले एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर एक भव्य चैत्यगृह तथा 3 विहार हैं। यह चैत्यगृह सबसे बड़ा है और सबसे सुरक्षित दशा में है। यह मुख्य द्वार से पीछे के द्वार तक 124 फुट 3 इंच लंबा, 45 फुट 5 इंच चौड़ा तथा 46 फुट ऊंचा है। इसके सामने का भाग 2 मंजिला है
ऊपरी मंजिल में प्रकाश के लिए बड़ा वातायन तथा निचली मंजिल में 3 द्वार हैं। कार्यालय की गुफाओं में स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियां भी हैं और ब्राह्मी लिपि में लेख भी उत्कीर्ण हैं। एक अभिलेख के अनुसार कार्यालय चैत्र का निर्माण कुनित बरमोरा ने करवाया। वहीं पूर्णता पर पहुंचने का काम सातवाहन जो शासक थे उन लोगों ने किया। इसमें 200 ईसा पूर्व की तिथियां हैं और इसका निर्माण 80 ईसा पूर्व में कर लिया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये हैं कार्यालय की गुफाएं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शेर का पंजा सिगरिया गुफा के संदर्भ में कुछ बताएं। शेर का पंजा सिगरिया गुफा के संदर्भ में बताएं। सिगरिया को पहली शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण शहरी नियोजन स्थलों में से एक माना जाता है और साइट योजना को बहुत विस्तृत और कल्पनाशील माना जाता है। योजना के समरूपता और विषमता की अवधारणाओं को संयुक्त रूप से आसपास के मानव निर्मित ज्यामितीय और प्राकृतिक रूपों को जानबूझकर इंटरलॉक किया गया। और चट्टान के पश्चिम में राजघरानों के लिए एक पार्क है जिसे एक सम्मित योजना पर बनाया गया है। पार्क में परिष्कृत सतह, उप सतह, हाइड्रोलिक सिस्टम सहित जल धारण करने की वाली मतलब की संरचनाएं विद्यमान हैं, जिनमें कुछ आज काम कर रही हैं। दक्षिण में एक मानव निर्मित जलाशय है। इसका बड़े पैमाने पर श्रीलंका के शुष्क क्षेत्र की पिछली राजधानी में उपयोग किया गया था। प्रवेश द्वार पर 5 गेट लगाए गए थे। माना जाता है कि अधिक विस्तृत पश्चिमी द्वार राजघरानों के लिए आरक्षित रहा था। ये शेर पंजा का सिगरिया गुफा के संदर्भ में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से 32 नंबर प्रश्न है, मौर्य कला के विकास के लिए के विषय में बताएं। तो मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों में स्तूप और विहार के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी संरचना करी। मौर्य काल का प्रभावशाली और पावन रूप पत्थरों के इन स्तंभों में सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकिसा और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में आज भी आपको मिलेगा। तो ये मौर्य काल के मतलब विषय में कला के विकास में मैंने कुछ बताई बातें। 33 नंबर प्रश्न है, गुजरात शैली की विशेषताएं बताएं। गुजरात शैली की विशेषताओं की बात की तो पहली विशेषता ये है कि गुजरात शैली के चित्रों में अजंता, एलोरा और बाघ के चित्रों की लघु चित्रों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा राजपूत, मुगल शैली तथा प्राचीन भित्ति चित्रों के बीच जो चित्रकला में परिवर्तन हुए हैं उनका इतिहास इन्हीं चित्रों से जाना जा सकता है। इसके अलावा राजपूत शैली की अगर बात करें तो राजपूत शैली का जन्म ही गुजरात शैली के चित्रों से हुआ है। जो प्रकृति चित्रण राजपूत कला में देखने को मिलता है वह सब गुजरात शैली में काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और रागमाला के चित्र भी गुजरात के पास ही से प्रारंभ हुए हैं, लाट देश में। तो ये गुजरात शैली की कुछ विशेषताएं हैं। चौथी विशेषता है कि अकबर की शाही चित्रशाला में गुजरात के लगभग 7 चित्रकार थे, जिनमें माधव, भीम और केशव प्रमुख थे। इन चित्रकारों ने ईरानी, फारसी इन 2 शैलियों का प्रयोग बड़ी सरलता से ग्रहण कर लिया और इनसे इनकी दक्षता का ज्ञान होता है कि भाई ये लोग शैलियों को ऑब्जर्व करते थे, मतलब कि जो शैली इनको अच्छी लगती थी तो उनको ऑब्जर्व करके और अपनी शैली को मिश्रण करके एक नई प्रकार की कला उत्कीर्ण करते थे। तो इस तरीके से ये विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की विशेषताएं बताएं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की विशेषताओं की अगर बात की है तो पहली विशेषता ये है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से हमें आदिमानव के क्रमिक विकास के दर्शन होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इन चित्रों में प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। तीसरी बात यह कि इन सब चित्रों की प्रेरणा आदिमानव ने प्रकृति से प्राप्त करी है। ठीक है। इसके अलावा भौतिक वस्तुओं को आध्यात्मिकता का जामा पहना करके आदिमानव ने चित्रकला का सृजन किया। इसके अलावा चित्र कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर ही बनाए गए हैं और चित्र सूक्ष्मता से बनाए गए हैं, जैसे कि केवल 4 रेखाओं से ही मानव आकृति बनाने का प्रयास किया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। 7वीं विशेषता ये है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की कि साधन अधिक ना होते हुए भी आदिमानव ने अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त करी। इसके अलावा रंग जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उन्हीं से चित्रांकन किया गया है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र केवल काले, लाल, पीले और सफ़ेद रंग से ही बने हैं।
केवल रेखाओं के द्वारा चित्र बने हैं तथा रेखाएं भी कमी के साथ खींची गई हैं तथा आड़ी तिरछी रेखाओं से ही मानव मानव की आकृति बनाई गई है। 11वां विशेषता यह है कि कुछ ज्यामितीय आकृतियां भी मिलती है, जैसे कि स्वास्तिक, वृत्त, त्रिभुज, षटकोण, ये सब भी प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल की चित्र शैली से। प्रायः ये आकृतियां कुछ जादू टोने पर आधारित हुआ करती थीं। चित्र गतिमय और सजीव हैं, कम रेखाओं में गति तथा भाव प्रदर्शन इनकी विशेषता रही है प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्रकारों की। रंग बिल्कुल सपाट लगाए गए हैं, किंतु कहीं कहीं पर गोलाई भी दृष्टिगोचर होती है। अधिकतर कोणीय रेखाएं और कर्णवत रेखाओं का ही प्रयोग किया गया है और ये चित्र काफ़ी मात्रा में जादू टोना, टोटका, इन सभी पर आधारित बनाए गए हैं। तो ये चित्रकारी जो थी वो जादू टोना और टोटके से रिलेटेड जान पड़ती है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। तो ये थी प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए फिर और भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों ने लगातार कमेंट कर रहे थे कि ललित कला को लेकर के सर जी कुछ वीडियो दीजिए, कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर दीजिए। तो मैंने सोचा बिल्कुल एक महासंग्राम वीडियो आपको दे देता हूं, तो मैंने दे दिया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।